पार्टी का अगवा अपने को अपनी एंट्री भी नहीं दी। अपन ने पार्टी की ये रिजर्वेशन दिया है, इसलिए दिया है कि उस पार्टी में एंट्री करने का है। उसके बाद वहां की जो हाई कमांड है या महाराष्ट्र की जो हाई कमांड है वो अपने टिकट का तय करेंगे। जब उम्मीदवार बनेंगे तो भी प्रकाश भाई के पास जाके अपन मतलब की हुआ है बात करेंगे। इसलिए आपका जो सवाल है ना वो जवाब आएगा इंशाल्लाह। ये जो आपने बताया ना कि देवेंद्र फडणवीस की कौन ग्रुप सब हो रहा है, ये नांदेड़ में जो इम्तियाज भाई आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं वो भी देवेंद्र फडणवीस। अरे क्या देखा बात कर, अरे ये फेंका फाका मास्टर है जी, तुम क्या है तुम ये कागज का शेर है, ये ढीला भागा है, ये कुछ काम का नहीं है। 22% मुसलमान है पार्लियामेंट कांस्टिट्यूंसी में। देखो हकीकत ये है कि ये देश में राजनीति समाजों के समीकरण पे चलती है। 22% पे तुम खासदार बनना चाह रहे, 13%, 14% जो वंचित था उसको हटा दिए और फिर बोलते एक मुस्लिम एमपी को ऐसा हो गया। यानी मुसलमानों में सिर्फ एक ही एमपी मुसलमान का है, बाकी जो मुसलमान के लीडर है वो मुसलमान है कि नहीं, उसमें क्वेश्चन मार्क। नांदेड़ का जो तुम बात कर रहे हैं ना वो डराने के वास्ते है। मुझे तो यहाँ तक रिपोर्ट मिली है वो डरा इस वास्ते जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में प्रेशर आया जाए कि गफ्फार खातिर को पार्टी बना रही है। अरे वो सिर्फ बस समझ, वो अगर पूर्व से लड़ते तो आप भी पूर्व से लड़ते तो आप। अरे मेरी तो इच्छा है आजा बेटे सामने दूध का पानी करूंगा। और सुनो सुनो मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ इम्तियाज जलील साहब आ जाइए हमारे मसले में। वो असल में खामोश इस वास्ते बैठे कि कौन सी कंस्टिट्यूंसी सेफ है। एमआईएम का कोई चुनकिया को लपका भाग जाओ, इसको आमदार बनने का है बस। जर काँग्रेस तिकीट देत नाही तर तुमची रणनीती हा प्रश्न असा आहे, हा पॉलिसी जर काँग्रेसने तिकीट नाही दिलं तर पुढची रणनीती काय असणार? कारण की तुम्ही जर अपक्ष किंवा दुसऱ्या पक्षाकडून जरी लढला तर सरळ सरळ भाजपला मदत होते, तुम्ही भाजपवर आता आरोप करताय। देखो बात ये है इनके साथ गणना हुए तो हमने तय किया है। अभी हम कांग्रेस के पास इस उम्मीद से है और बातचीत हो रही है कि हमको टिकट दिया जाएगा। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि इलेक्शन जीतने के वास्ते करने का है, इसको जिताने के वास्ते नहीं करने का है। और आप देखेंगे इंशाल्लाह ये इलेक्शन हम जीतने के लिए लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। इन तमाम बातों के साथ साथ वो हमको और खासतौर पे पार्टी के उन लीडरों को टारगेट कर रहे हैं जो कभी सियासी खतरों से आगे जा सकते। एमआयएम ला भाजपाची बी टीम म्हटलं जातं, खरं आहे का? एमआयएम भाजपाची बी टीम आहे की इम्तियाज जलील भाजपाची बी टीम? इम्तियाज जलील रिस्पॉन्सिबल है, इम्तियाज जलील मैनिपुलेटर है, इम्तियाज जलील कॉन्स्पिरेटर है, इम्तियाज जलील चीटर है। अभी तो आंदोलन स्टेज, अभी चुनाव तो होंगे शुरू, अभी भी सिवाय सेटिंग के कोई काम ही नहीं है भाई। अभी एक भाई की बात सुन रहा हूँ। तुम्हाला तिकीट दिलं नाही म्हणून तुम्ही असं बोलताय, ठीक आहे, तुम्हाला तिकीट मिळालं असतं तर तुमची ही भाषा असली असती। ऐकून घ्या, तिकीट एक सेकंडरी विषय है। आदमी का आत्मसम्मान, क्या बोलते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट, उर्दू में कहते हैं इज्जत नफ्स होता है। मेरा बेटा मेरे बाजू बैठा है, कभी पॉलिटिक्स में मैं आता नहीं, तो इम्तियाज जलील का अपना स्टाइल है बेटे भाई को आने का। मेरा दामाद मेरे बाजू बैठा है, डॉक्टर उमर खादरी है, जो प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है। इनको भी इम्तियाज जलील ने अपने कागज से तकलीफ दी थी। मेरा बेटा पॉलिटिक्स में आना भी नहीं चाहता, पॉलिटिक्स में है भी नहीं। उसने मुझसे कहा अब्बा जी इतनी जिल्लत और बेइज्जती बर्दाश्त करने के बाद भी आप उस पार्टी में रहते। अगर असदुल नबी साहब हमारी बात सुन के रहते और हमारे जो ग्रीवेंसेस है
उसको एड्रेस करते तो शायद ये नौबत नहीं आती। आपके पास जो सवाल है कि टिकट नहीं मिला इसलिए एमआईएम के खिलाफ गए, देखिए मैंने एमआईएम का फॉर्म भी नहीं भरा, मैंने टिकट की मांग भी नहीं की। मेरा असल विश्वास यह है कि जब महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट को आप 5 मिनट वक्त नहीं देते तो जो पद अधिकारी जिनको मैंने नॉमिनेट किया है उनकी हालत क्या होगी। अगर सबकी किस्मतों का फैसला इम्तियाज जलील कर रहा है तो जो मेहनती, वफादार, ईमानदार लोग पार्टी में आए हैं उनका क्या होगा। मैंने कई लोगों को जोड़ा, मैंने उनको साथ में लेके आया। अब इनकी हालत ऐसी है कि इनके कहने पर बैरिस्टर साहब हमको 3 मिनट की बात नहीं करते तो मैं उनको क्या हिसाब दिला सकूं। टिकट तो बहुत छोटी चीज है जी, मैं समझता हूँ आमदार बनना नहीं बनना वो किस्मत की बात है। ऐसे वैसे कैसे कैसे हो जाते और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो जाते उसकी बात मत कीजिए। बुढ़ी चोक भी, चिंदी चोक भी, कुछ भी हो जाता है, टिकट की कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इज्जत दी है, इंशाअल्लाह ताला मैं अपने विखाल को, अपनी इज्जत को मी ज्याच्या प्रतिसाद निवडणुकीमध्ये पाहू शकता। आता मी तुम्हाला सांगतो, एमआयएमला जे मानणारा गट आहे तो आहे 18 to 30 इयर्स, ज्यांची वय 18 ते 30 वर्षापासून। मी एक ऑफिस उघडलेलं आहे मत्ती चौकवर, छोटू चौस कंपाउंडवर। 100-150 ये नौजवान बच्चे आ गए भाई। मैं नवाबपुर में सिर्फ चाय पीने गया तो 150-200 बच्चे जमा हुए। होटल में गए तो होटल की चाय खत्म हो। अभी मेरे पास मुस्तकिल फोन है, मैं दिल्ली में गया था, चूंकि अपने को सियासी तौर पर कुछ चीजें तय करना है, यहाँ नहीं था, आज सुबह की फ्लाइट से वापस आया तो बड़ा ये बच्चों के इतने फोन है। अच्छा वो सब जानते, देखो इमोशनली एक स्टेज तक आप उनको अपने साथ में भिजा सकते हैं, मगर मेरा ऐसा मानना है कि आज के जो नौजवान है वो कहीं ना कहीं चीजों को समझ गए हैं और वो बड़ा गट अपने साथ में खड़ा हुआ है। उन्होंने यहाँ तक कहा भाई सुनो, तुम अपक्ष खड़ो, कोई भी पार्टी से खड़ो, तुम्हारा साथ है। पहला पत्र इम्तियाज जलील जो लिखा था प्रकाश अम्बेडकर, उसकी कॉपी मेरे पास है। एक मिनट में बात कंप्लीट करता हूँ। वो वंचित की पहली मीटिंग असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ में कुछ 25-26 जून 2019 को उनके बंगले पर दिल्ली में हुई। मैं, इम्तियाज जलील, प्रकाश अम्बेडकर, असद साहब 4 ही आदमी थे। उन्होंने कहा सीटों के बारे में इम्तियाज जलील खत लिखेंगे। प्रकाश अम्बेडकर का जो मुकाम है हमारे मेरे दिल में, मैं उनको आज भी बहुत बड़ा नेता, बहुत बड़ा मानता हूँ। एक तो प्रकाश अम्बेडकर साहब बाबा साहब के नातू है और वैचारिक तौर पे बहुत मैच्योर आदमी है। अब चूंकि उस दिन तय पाया था तो इम्तियाज ने जो खत लिखा, चुन के आने तक तो बोलता था प्रकाश साहब मैं आपका हाथ पकड़ के जाऊंगा। प्रकाश अम्बेडकर हमारा नेता है, प्रकाश अम्बेडकर की वजह से 1,50,000 वोट मिले, इतना उन्हें दिया। प्रकाश अम्बेडकर पहला एड्रेस दिया। प्रकाश ने मुझसे बोले हाउ ही इज एड्रेसिंग टू मी। पहले ही खत में कहा कि हमको 125 सीट होना चाहिए। बड़ा प्रकाश भाई से जिस तरह से ट्रीटमेंट किया गया, क्या होता है आदमी को जब आप बहुत बड़ा भाई आप गोद में उठा ले रहे हैं। इम्तियाज जलील साहब उनकी तारीफ में, और जैसे ही अपना काम निकल गया तुम कौन मैं कौन। आप देखो ना 19 से 24 तक कभी इम्तियाज जलील ने अपनी स्पीच में कहा कि वंचित का मेरे पे एहसान है, वंचित वजह से मैं मेगा पालन बना। बताओ एक स्पीच, बताओ ना एक स्पीच तो। यानी एहसान फरामोश है। मगर इतनी बात है जहां पॉलिटिकल जरूरत पड़ती ना बराबर जाके घुटने टेकता पाऊं पड़ता। देखो मराठा रिजर्वेशन के बारे में
मराठा क्रांति मोर्चा निकला था और कई मोर्चे निकले थे। ये मेंबर ऑफ असेंबली था, इसने पार्लियामेंट में भाषण किया था। मराठा क्रांति मोर्चे में जो मोर्चे चलाने वाले लोग हैं, वह फॉर्च्यूनर गाड़ी है, वह लैंड क्रूजर है, इनको क्या रिजर्वेशन की जरूरत है? असेंबली का भाषण देख लो जी। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया था कि मराठों को रिजर्वेशन नहीं मिलता, और आज जगन पाटिल के पास जाके पहुंच पड़ा। जगन पाटिल साहब बहुत अच्छे इंसान है, उनको तमाम चीजें समझती है। तो ये है हमारे इम्तियाज जलील का स्टाइल। गफ्फार खान के बगैर पार्लियामेंट की कोई सभा कंप्लीट नहीं हुई। मुझे भी भाषण करना पड़ता था, सीने पे पत्थर रखकर मैंने इसकी तारीफ में भाषण किया। तो प्रकाश अंबेडकर की जो वंचित की आप बात कर रहे हैं ना, उसका जिम्मेदार इम्तियाज जलील।